लोग हैं उनके भी ये खास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, यानी एक खास कैरेक्टरिस्टिक आप कह लें उसकी, उस तरह के लोगों का जो ग्रुप है उसका हम कोटा भी उसी को कहते हैं और उसी से ही हम अपना फीडबैक लेते हैं या डाटा इकट्ठा करते हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक रिसर्चर खुद डिफाइन करता है कि मैंने किस तरह के लोगों से डाटा लेना है। ठीक है मैम। ओके, लेट मी सेव द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय ऑडियो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। Okay, so should we go to the next lesson? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना क्लास कुछ ज़रा डिस्कस करना चाह रही थी, उनके कुछ इश्यूज वगैरह के हवाले से। वो पूछ रहे थे कि उनके सॉल्यूशंस वगैरह कब प्रोवाइड होंगे उन्हें। पिछली क्लास तो में भी ये आप हमने क्लास से तकरीबन पूछना है अपना स्टूडेंट 1 घंटा इश्यूज को डिस्कस करने में गुजारा और फिर से वही इश्यूज सामने आ गए हैं आई गेस। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब तो हमने व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगर वही इंटरनेट इश्यूज ही हैं सो हम अपनी जो स्लाइड्स है वो व्हाट्सएप पे भी अपलोड करें। व्हाट्सएप के पैकेजेस तो सबके पास है ना? मैम अब ये जी क्लास से पूछ पूछें। लें उनके इश्यूज हैं। जी, I जी would बताएं just give क्या। you I would just give you 10 minutes if you have any valid excuse या valid problem issue, तो फिर आप मुझसे डिस्कस करें। अगर वही चीज़ें रिपीट करना चाह रहे हैं जो पिछली क्लास में हुई हैं तो we don't have much time for that। जी पूछें। मैडम एक तो बात ये है कि हमारे सिलेबस का क्या मैनेजमेंट होगी कि हमारा सिलेबस कैसे तो हम पढ़ते जाएंगे और हमारा सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। ये पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुई बात? मैम नेट इशू था तो मैंने क्लास में नहीं थी। आपने पिछली क्लास ली थी? नो मैम। क्यों नहीं लिया आपने पिछली क्लास? मैम इंटरनेट इशू था। इंटरनेट इशू था। और अब किस तरह से ले रहे हैं आप क्लास? मैम कल शॉप ओपन होंगी हमारे यहाँ पे 1 घंटे के लिए, तो जो है नेट का कुछ करवाया ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर दें, मैं जवाब देती हूँ। फाइन। कोर्स आउटलाइन अभी कल भी आपकी जो गूगल क्लासरूम है उस पर मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर की है और वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर देती हूँ, ठीक है। ये सवाल एक दो दफ़ा और भी मेरे साथ किया किसी ने, लाइक किसी और क्लास में। तो आई डोंट नो कि व्हाई स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि जो एक एचईसी का जो एक क्राइटेरिया है, जो एचईसी की जो एक सिलेबस है, हमें उसको कवर करवाना होता है, ठीक है। वो नॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी होता है और हमें वही क्लासरूम जो ऑनलाइन है उसमें भी होगा, ठीक है। हम उससे बाहर नहीं निकलते। अगर कोई निकलता भी है तो थोड़ा बहुत कि कोई थ्योरी का कोर्स है तो हमने प्रैक्टिकल भी करवा दिया जस्ट फॉर योर ओन लर्निंग। तो ये अगर हम थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं उससे तो इट्स एन एक्स्ट्रा स्टफ, लेकिन वो भी सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए होता है कि अगर हमने आपको कुछ दे दिया एक्स्ट्रा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो भी करिकुलर हम उसको सेट करते हैं, जो ऐसी अच्छी ने सेट किया, हम उसी को के ऊपर ही रहते हैं और उसको हमें कवर करवाना है इन एनी केस, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी वो चीज़ें सेंड कर देती हूँ जो मैंने गूगल क्लासरूम पे की, क्योंकि अगर आप गूगल क्लासरूम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, हियर वी गो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैंने मैम। एक आपको व्हाट्सएप पे की है, उसको आप लोग देख लें। इसमें जो चीज़ें भी हैं वो सब चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी, चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम जो आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था मैम, गूगल क्लासरूम पे आपने अपलोड किया था मैम, हम्म, थोड़ा सा उससे रेलिवेंट मैम बता दें। वो मैंने अभी तो बताया है, लाइक पहले भी मैंने अभी जो एक और क्वेश्चन था उसमें मैंने उसका जवाब दे दिया है। ठीक है मैम। यू गॉट इट? मैम, मैम एक क्वेश्चन था आपसे। हम्म। मैम ये जो होमोजीनियस और मैक्सिमल वेरिएशन की जो डेफिनेशन है ये ना, ये थोड़ी सेम सेम है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है मेथड्स में इनमें? ओके, आप ये 5th लेक्चर के बारे में ही पूछ रही हैं? जी मैम, और मैक्सिमल वेरिएशन सैम्पलिंग है जो।
ओके, मैक्सिमम वेरिएशन और दूसरा कौन सा बोला है आपने? होमोजीनियस मैम। ये डिफरेंट है इन अ सेंस, ये तो बिल्कुल के ऑपोजिट ही है। मैम मैक्सिमम इसमें ना एक लाइन ये लिखी हुई है कि पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और फिर इंडिविजुअल फाइंड करते हैं, तो दोनों में ही ये लाइन मतलब कॉमन है कि मतलब पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और इंडिविजुअल्स नहीं। एग्जैक्टली लेकिन अगर आप इसका नाम देखें, मैक्सिमल वेरिएशन सैम्पलिंग का मतलब है कि अब आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इंडिविजुअल लोगों की देखी हैं, उसमें जितने हमने वो लोग लेने जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारे पास बहुत डाइवर्स डाटा आ सके। जबकि नेक्स्ट केस में होमोजेनियस में यू सिलेक्ट पीपल बिकॉज दे पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है मैम। वेरिएशन है वहां पे और यहाँ पे सिमिलैरिटी है, सो दिस इज द डिफरेंस, लेकिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ही हैं। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये मेरा क्वेश्चन है, मैं कन्फ्यूजन हो रही है। हमारी अभी मीटिंग हुई थी अपने सुपरवाइजर से, डॉक्टर आमिर साहब से। उन्होंने हमसे डिस्कस किया है कि अब कि भाई आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप रिव्यूइंग पेपर्स पढ़ें, लिटरेचर रिव्यू पढ़ें। अब हमें इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, सर्वे पेपर्स क्या होते हैं, उनको कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, साइटेशंस में क्या डिफरेंस है। काइंडली आप इसको हो सके तो आप हमें लाइव सेशन से कर देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो उसके बारे में। ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ही लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। यस मैम, क्योंकि उन्होंने हमें 20 पेपर्स दिए हैं तो हमें उसको पता नहीं लग रहा कि कितने साइटेशंस वाले हैं, हम पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, कौन से हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि हम इसको आगे स्टेप अप कर सकें। एग्जैक्टली आप लोग पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस जो पूछने थे, अगर आपने वो पूछ लिए हैं और यू आर गाइस आर सेटिस्फाइड, और मैम मेरा एक प्लस क्वेश्चन जो है प्रीवियस लेक्चर से। एक्सक्यूज मी, हेल्पिंग मटेरियल भी मैंने एक दिया है। प्लस अगर आपको कुछ मजीद कुछ समझ नहीं आता तो आप बाकी रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। प्लस एक बुक भी मैंने, 2 बुक्स एक्चुअली मैंने अपलोड की हैं कल गूगल क्लासरूम पे, तो और मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूंगी। उसमें से एक जो बुक है वो बहुत मुझे लगी बहुत सिंपल है, लाइक इन प्रैक्टिकल रिसर्च मेथड्स, ठीक है। और ये जो मैंने आपको लेक्चर स्लाइड्स भेजी थी, लेक्चर जो भेजा था कल, जो हेल्पिंग मटेरियल जिसको मैं कह रही हूँ पिछले लेक्चर का वो वाला, और आज का जो मैंने आपको कल भेजा है गूगल क्लासरूम पे टू रिव्यू, तो वो दोनों मैंने उसी बुक में से ही लिए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, दोनों बुक्स आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूँगी। वहाँ से भी आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल। जी, आपका सवाल क्या है? मैम मेरा क्वेश्चन ये, जो आपने अभी गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट अपलोड की हुई है कि 50 से लेस होंगे, तो जहाँ तक मैंने मैम इसको सर्च आउट किया, इंटरनेट से रीड किया, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं आता, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से डील करता है। पहले तो ये चीज़ हो गई। और सेकंड बात, जो टेक्निक्स है वो करता है उसके डिपेंड पर, उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस उसका सिनेरियो क्या है। लाइक हमारे पास उसका बजट अवेलेबल है, उसके एनवायरनमेंट कैसा है हमारे पास, ये मैम ये डिफरेंट डील करता है इससे। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी से डील करता है, प्रोबेबिलिटी से डील ये करता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी से डील करता है, तो आप इसके बारे में क्या, आपका ओपिनियन क्या है मैम इसमें? इसका प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों से ही डील करता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपके सैम्पल साइज़ की बात की कि अगर आपका सैम्पल साइज़ 50 से कम है तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये है कि 50 से लेस अगर आपका सैम्पल साइज़ हो तो हम उसकी सैम्पलिंग करते ही नहीं हैं, राइट, क्योंकि अगर 50 इज़ नॉट अ बिग नंबर, हम उसको सारे के सारे सैंपल को ही एज अ पॉपुलेशन, जो पूरी पॉपुलेशन है उसको ही हम एज अ सैंपल लेते हैं, पूरा इन सारे डाटा को ही हम डाटा गैदरिंग करते हैं उससे। यस मैम, एग्जैक्टली यही आंसर है मैम इसका, मैंने भी ये आंसर किया। और दूसरा ये कि जैसे अभी मैंने क्लास जब शुरू हुई है, पहला जो सवाल है उसका जवाब मैंने दिया कि अगर हमारे पास 1000 लोग भी हैं लेट से, बट और हमारे पास रिसर्च फंडिंग अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम उन सब से डाटा ले सकते हैं, तो हम उन सब से डाटा लेंगे। लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, तो हम सैम्पलिंग उस वक्त करते हैं जब हमारे पास वी डोंट हैव इनफ टाइम, इनफ रिसोर्सेज टू गेट डाटा फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, और फिर हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़े। तो जो सवाल मैंने आप लोगों से किया उसका जवाब ये है कि 50 लोगों से कम, अगर ये 50 या 50 से कम है तो उसमें हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है।
इसका सिंपल आंसर यही है। ओके, नाउ आई थिंक वी शुड गो टू द नेक्स्ट लेक्चर। मैं मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रही हूँ साथ साथ, और शेयर भी करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जो टाइप्स ऑफ पर्पजबल सैम्पलिंग है ना, उनमें से आपने 3 तक एक्सप्लेन कर दी हैं। मुझे असल में अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इनके आप एग्जांपल शेयर कर देंगी, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा स्टडी किया है, तो मुझे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स है ना, उनमें जो स्लाइड्स और आपने वो बुक्स वगैरह शेयर की उससे मैंने पढ़ा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने जो एग्जाम्पल्स कोड किए हैं मोस्टली लार्ज इनके डेटा या पॉपुलेशन के लिए की हुई है। और कुछ जगह मैंने इसको रीड किया तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको स्मॉल पॉपुलेशन के लाइक 150 टू 200 अगर पॉपुलेशन है आपकी, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स को। तो वो इसमें कंफ्यूजन है मुझे कि वो किस तरह से वो है सारा ना। तो मुझे अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो काइंडली इनके आप एग्जांपल्स कोड कर दें, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह में एग्जांपल नहीं दी हुई। ओके, गिव मी 1 मिनट, मैं भी जवाब देती हूँ आपकी बात का। ओके, तो कई बार ये बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आपकी सैम्पलिंग साइज़ 50 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उस पे दोनों तरह की सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1000 प्लस है, 2000 प्लस है, तो उस पे भी कर सकते हैं, और 200 है जो कि छोटी पॉपुलेशन है, बट स्टिल इफ़ वी डोंट हैव रिसोर्सेज टू गेट डाटा फ्रॉम 200 पार्टिसिपेंट्स, तो उस पे भी हम सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको किस तरह की चाहिए इसमें? आई गेस आई डोंट नो, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैम बेसिकली जो सैम्पलिंग टेक्निक्स गिवन है ना हमें पर्पस में कि मैक्सिमम वेरिएशन अपने टिपिकल सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट है, होमोजीनियस, क्रिटिकल, अपॉर्चुनिस्टिक और स्नोबॉल। तो मैंने इनको जब इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा इनके स्टडी किया है, कुछ नेट से भी मैंने कुछ वीडियोस भी सुनी है और थोड़ा सा मटेरियल भी वो स्टडी किया है इनके टेक्स्ट फॉर्म में भी, और जो आपने स्लाइड शेयर की इनको मैंने जब रिव्यू किया तो उसमें मुझे ये कन्फ्यूजन आ रही है कि जो टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन है और इनके बारे में जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल स्नोबॉल की बात करें तो स्लाइड्स में ऐसा कोई ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है। जब मैंने डिफरेंट साइट से पढ़ा तो हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एक्सप्लेन करने का। कुछ कह रहे थे कि ये सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है, इन स्मॉल पॉपुलेशन के लिए नहीं, लाइक 500 से लेस के लिए नहीं है। जबकि कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि ये 200 से 300 तक की अगर पॉपुलेशन है, या 250 तक की, या 150 तक की पॉपुलेशन है, तो आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स यूजफुल। और कुछ ने ये भी लिखा हुआ था कि आपकी जो पॉपुलेशन साइज है टोटल, उसमें ये है कि जो भी आप रिजल्ट्स ले रहे हैं उसमें अगर 30% लाइक कोटा सैम्पलिंग की अगर बात करें तो उसमें ये था कि 30% तक भी अगर सैम्पलिंग है आपकी तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, आपका आंसर है कि एक्यूरेट होता है, वो कंसिडर किया जाता है। ये कंफ्यूजन मुझे है कि हर बंदा अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, और क्योंकि हम जितना ज्यादा टेक्स्ट रीड करते जा रहे हैं हमारी कंफ्यूजन बढ़ती चली जा रही हैं। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक प्रॉपर हमें बता दें कि हम जस्ट वहीं से स्टडी करें ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा स्टडी करते हो तो ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती चली जाती है। ओके, तो सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप देखेंगे कि सबका सेम ही होगा। जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो सेम है। लेकिन अब इसके हर टेक्निक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने डाटा की बेस पे फिर डिसाइड करते हैं कि हमें इस वक्त कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल स्नोबॉल सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब, अब नाम से भी हर सैम्पलिंग का मतलब जो है ना वो हमें क्लियर हो जाता है। स्नोबॉल का मतलब है कि जब हम
इसको अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो जब हम बर्फ़ का गोला फेंकते हैं, ठीक है, तो जब हम एक छोटा सा फेंकते हैं बॉल, तो वो बाकी स्नो के साथ मिक्स होके बड़ी हो जाती है, फिर हम उसको दोबारा फेंकते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। लाइक दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि हम इसको इस तरह करते हैं जैसे हम अपने लिंक्स के पास जाते हैं, फिर वो लिंक्स के जो लिंक्स होते हैं उनसे हम डाटा लेते हैं, फिर उस लिंक्स के दूसरे लिंक्स से हम डाटा लेते हैं। इस तरह ये स्नोबॉल की तरह आगे 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 चलता जाता है। अब आप खुद इसको थोड़ा सा एग्जामिन अगर करें, इसको तो अपने अगर हम देखें तो दिस टेक्निक इज इट लुक्स मोर सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, क्योंकि अब हमें आगे 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 जाना है, एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, तीसरे लिंक से चौथे लिंक पे। अगर हमारे पास टोटल है ही 100 बंदे, तो हम कितने लिंक्स से आगे हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हर किसी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और हमें आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट, कि आपको पता हो कि ओके ये सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दोबारा भी बताया, और यही सारी बातें बुक्स में भी लिखी हुई हैं। अगर आप इस तरह की साइट्स पे जाएंगे जिसमें लोग अपने मसले लिखते हैं, फिर लोग उसका जवाब देते हैं, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मैंने आपको जो 2 बुक्स दी हैं, कल मैंने शेयर की हैं आपके साथ, तो आप उनको फॉलो कर लें, और उन दोनों बुक्स में जो भी बातें हैं वो तकरीबन सिमिलर ही हैं और बहुत सिंपल तरीके से दी हुई हैं। लेकिन आई डोंट वांट यू टू गेट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट अ फ्यू बुक्स। तो पूरे इंटरनेट पे है, आप उसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें, अपने तौर पे देखें कि डेफिनेशन सबकी सेम है, लेकिन हर किसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिसर्चर टू रिसर्चर वेरी करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारे पास सैम्पलिंग, हम जब उसके ऊपर अपना मेथड अप्लाई करते हैं, फिर उसके एनालिसिस करते हैं, जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ओके दिस जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारा ऑथेंटिकेटेड नहीं आ रहा। इट मीन्स हमारी जो सैम्पलिंग थी, इट मीन्स वहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है, तो हम फिर दोबारा उस अपनी सैम्पलिंग टेक्निक को रिवाइज कर सकते हैं। मैम एक्चुअली हमें यही प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अब हम रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह भी रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो असाइन कर रहे हैं हमें आर्टिकल्स वगैरह रीड करने का। सो जब भी हम आर्टिकल कोई भी रीड करते हैं तो हमें उसकी बेसिक फंडामेंटल्स समझ नहीं आती, और आर्टिकल रीडिंग में जो सबसे मैंने आपसे ये पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ग्रुप में भी मैसेज किया था, तो आपने कहा था हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था ये बात। तो इशू ये है कि जब भी कोई आर्टिकल हम रीड आउट करते हैं तो हमें पहली बात तो उसकी टेक्निक समझ नहीं आती कि वो किन टेक्निक्स को फॉलो अप कर रहा है और किस तरह से सारा जो है ना वो कर रहा है, रिसर्च कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकलिटीज, कि अगर हम कोई भी एक आर्टिकल रीड करते हैं उससे नेक्स्ट आर्टिकल रीड करते हैं, तो हर आर्टिकल में अपनी अपनी टेक्निक्स हैं और हर एक ने अपने अपने टूल्स इस्तेमाल किए होते हैं डिफरेंट। हम इवन कि हम टूल्स का नाम भी पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें गूगल करना पड़ता है, उनको हम पहले सर्च करते हैं, पहले टूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। वो टूल पढ़ने के बाद हमें फिर उसको सीखने के लिए क्यूरोसिटी, क्योंकि इंसान है, इंसानी नेचर है कि वो कहता है कि जी अगर मुझे इस आर्टिकल को समझना है, हमारे माइंड में जो बात आती है वो जो होती है कि अगर आर्टिकल समझना है तो हमें पहले करना पड़ेगा। अब टूल सीखने बैठो तो हर आर्टिकल में अपना एक अलग से टूल किसी ने इस्तेमाल किया होता है, मोस्टली सेम नहीं होता, हर एक का अपना अपना मेथड होता है रिसर्च का। तो हम उसमें कंफ्यूज रह के वो हमारा के टास्क पे कंप्लीट नहीं होता और हम लटके के लटके ही रह जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी बात जो है ना, वो उससे मुझे लग रहा है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड एट फर्स्ट, और अगर ये नहीं हो रहा किसी के साथ तो देन आई वुड बी सरप्राइज्ड। तो इट्स वेरी वेरी कॉमन, ये आप सबके साथ होगा। और आज का जो लेक्चर है उससे आपको थोड़ी सी इस मामले में हेल्प मिलेगी कि थोड़ा सा आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना चाहिए टू गेट द प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू। और मुझे मैंने ये टॉपिक यानी ये वाला जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट है, इसको मैंने आज इसीलिए ही सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता है कि बाकी तमाम टीचर्स ने भी आप सबको ही रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए दिए हैं, ठीक है। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी के लिटरेचर रिव्यू होता क्या है और उसको आपने करना किस तरह है प्रॉपरली, ठीक है। तो आपके सारे सवालों के जवाब होपफुली आज के सारे तो नहीं, कुछ मैक्सिमम के जवाब आपको होपफुली आज के लेक्चर में मिल जाएंगे।
और अगर नहीं मिलते तो भी डोंट वरी। आज तक भी अगर मैं भी इवन कोई रीसेंट रिसर्च आर्टिकल पढ़ती हूँ तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसका मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी जो फील्ड है उसमें तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना नई नई टेक्निक्स और टर्म्स आ रही होती हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि आप आपने एक आर्टिकल पढ़ा, फिर आपको एक टूल समझ नहीं आया या कुछ ऐसा, तो आप अच्छा आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपको अगर एक आर्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट करने का तरीका ये है कि आपको अगर कोई टर्म समझ नहीं आ रही तो आप सिर्फ उस टर्म को गूगल सर्च कर लें या फिर आप उसकी विकीपीडिया पे जाके उसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लें, ताकि आपको उसका आइडिया आ जाए। आप उससे रेलेवेंट पेपर पढ़ना शुरू कर दें, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप एक और डायरेक्शन में चले जाएंगे। और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो जो चीज़ें भी टर्म्स आपने पढ़ी हैं उसको आप लिखते जाएं, ताकि जब आप उस आर्टिकल को दोबारा देखें कभी तो आपको वो पूरा एक नोट्स आपके पास बने हो कि अच्छा हो के आपको दोबारा वो सब कुछ सर्च ना करना पड़े। Okay, let me come to the today's lecture, how to conduct background research। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करवाती हूँ अपनी, तो इससे थोड़ी हमारी आसानी हो जाएगी। मैम काइंडली एक और बात ही आपसे करनी थी कि लाइक अब मैं डेटा साइंस पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कंपलसरी है कि हमें पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन या आर, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है देन आर विल बी प्रेफरेबल, और अगर सिंपल एनालिसिस परफॉर्म करना है लाइक स्टैटिस्टिकल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है देन पाइथन विल बी प्रेफरेबल। सो उसके लिए अब ऑब्वियसली बात है पहले पाइथन लर्न करनी पड़ेगी। अब उसके लिए मैं इस वक्त जो करंटली मैंने ऑलमोस्ट 6 कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कुछ यूएस की हैं, कुछ यूके की हैं, कुछ चाइना की हैं, तो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल किया हुआ है। अब मैं जब उनकी क्लासेस ले रहा होता हूँ तो किसी की रात 3 बजे क्लास हो रही, किसी की 2 बजे, किसी की 4 बजे, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब आप इनिशियल स्टेज में आप लर्निंग भी कर रहे हैं, साथ अपना बाकी टास्क भी मैनेज कर रहे हैं, तो वो मैनेज नहीं हो पाता मेरे लिए ना, थोड़ा सा वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करें कि मैं इसको किस तरह से मैनेज करूं। ओके, आपका नाम यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, आपका अमीन साइंस एकेडमी लिखा हुआ आ रहा है। सर मैम मोइज है मेरा नाम, मुइज। हाफिज मोइज। अच्छा मुइज, we will have a discussion later on after this class। after this class you can just call me, हम एक अलग से मीटिंग कर लेते हैं। आपका सुपरवाइजर कौन है? मैम सर आमिर साहब। ओके ओके, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये आपकी पर्सनल इश्यूज से रेलिवेंट ज़्यादा है, तो ये मैं इसको आपको अलग से जवाब दे दूंगी। तो इस वक्त हम क्लास के टाइमिंग में अभी हम लेक्चर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इज इट ऑल राइट? ठीक है मैम, थैंक यू। मैम कुछ स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किए हुए हैं, उनके अगर आप रिस्पॉन्सेज दे दें तो। आई विल रिस्पॉन्ड देम अभी। ओके, क्या सवाल है? आई मीन विलेज हैव इंटरनेट इश्यूज। ठीक है, फाइन। आप लोगों को बातें समझ आ ही नहीं रही हैं जो मैं बोल रही हूँ। फाइन, एक ही सवाल बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस स्टूडेंट जिसने तीसरे नंबर पे जिसका मैसेज आया हुआ है? जैद, क्या नाम है? मैम मेरे पास दो मैसेज शो कर रहे हैं। राशिदा नजीर हैं, सुहेब खलील हैं। मैं इस चैटिंग की बात कर रही हूँ, गूगल क्लासरूम में जो सॉरी मीट में जो चैट चल रही है। सुहेब खलील का और अहमद शाम का मैसेज शो हो रहा है मेरे पास। जो सबसे लास्ट वाला उसने मिड और फाइनल का पूछा हुआ है, अहमद है। अहमद का पूरा नाम क्या है? अहमद शाम। सॉरी, अहमद शाम मैम। ओके, आपकी आवाज कट रही है। एक तो आप लोग अपने फुल नेम से लिखा करें। मिड और फाइनल के सिलेबस की बात
आप लोग बार बार क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी एग्जाम्स, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। एंड डोंट आस्क मी एनी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। मैं किसी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी। कोर्स आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है, वो सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। एंड आई डोंट नो कि एग्जाम्स कब होंगे और उसमें क्या क्या आएगा। फाइन। दूसरा जो सुहेब की बात है, तो टॉक टू मी आफ्टर द क्लास। वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। आप तक रिसोर्सेज, आप तक लेक्चर्स पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। तो आप मुझसे क्लास के बाद बात करें प्लीज। मैम अब लेक्चर स्टार्ट करें? जी जी, मैं बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसको बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना भी है और पढ़ना भी है। जिनके जो भी आज अवेलेबल इस वक्त नहीं है, तो वो इसको पढ़ें भी और साथ में ऑडियो नरेशंस भी सुनेंगे। राइट। तो हमने मैम हाउ टू सॉरी टू कंडक्ट इंटरप्ट बैकग्राउंड यू। रिसर्च में। मैम काइंडली अगर पॉसिबल हो नो तो यू अपनी कैन नॉट। स्क्रीन शेयर कर देंगी। ओके, थैंक यू। presenting now. Okay, your entire screen. I'm not getting the option. It's not giving me the option to share the screen for some reasons. Maybe because I'm recording the screen. एक मिनट, मुझे इसको क्लोज करने दें फिर। ओके गाइज, आप लोगों को जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे वो सेंड किए हैं 2 लेक्चर्स, आपको मिले हैं सबको? यस मैम मिल ये गया वो। बुक्स मैंने बुक्स सेंड किए हैं, लेक्चर सेंड नहीं किए। लेक्चर मैं आपको सेंड करती हूँ जो मैंने इस वक्त खोला हुआ है। ओके मैम। ओके, आप लोगों को मिल गया लेक्चर यस मैम। व्हाट्सएप पे, हाउ टू कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च? ठीक है, ये वाला आप लोग ओपन कर लें और साथ में मैं आपको पेजेस वाइज गाइड करती रहूँगी कि मैं इस वक्त कौन से पेज पे हूँ। ओके, तो हाउ टू कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च। ठीक है, इसमें द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो इज
देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड का मतलब भी लिटरेचर ही है, या आप ये कह रहे हैं कि आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके पीछे वहाँ हमने किस तरह से डाटा लेना है, उसका क्या स्टेटस है, और ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, लाइक द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो हमें बैकग्राउंड रिसर्च से मिलते हैं। बैकग्राउंड रिसर्च दो तरह की होती है, एक तो प्राइमरी रिसर्च है और दूसरी सेकेंडरी रिसर्च। तो प्राइमरी रिसर्च होती है जिसमें हम पर्सनली हम अपने तौर पे डाटा लेते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, या अपने तौर पे जो हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं लोगों से, या सर्वेस ले रहे हैं, या केस स्टडीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से जो हमें डाटा मिल रहा होता है या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो हमारे पास प्राइमरी। नॉर्मली जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते हैं, जो कि हम फ़ौरन गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या और जो भी आपके पास रिसोर्स है वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट्स या आर्टिकल सर्च करते हैं, इट इज़ एक्चुअली सेकेंडरी रिसर्च, राइट। लेकिन अगर हम अपने कोलीग्स से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ बच्चों से कहा अगर वो एग्री के प्रोजेक्ट्स करें तो एग्री कल्चर के टीचर्स से बात करें और उनसे पूछें कि इस रिसर्च का क्या फ़ायदा है और ये रिसर्च मुझे करनी चाहिए या नहीं, और या मैं अब आगे क्या करूँ, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी प्राइमरी रिसर्च है, ठीक है, कि हम अपने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बात कर रहे हैं और ये हमारी ओरिजिनल एफर्ट्स हैं। वी आर नॉट रीडिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड आर्टिकल्स, या जो पहले से लोगों ने काम किया और उसको रिपोर्ट किया, उसको रिटन फॉर्म में वो लेकर आए, उसको पढ़ के हम वो रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि इट्स आवर ओन एफर्ट्स। तो प्राइमरी रिसर्च इज बेस्ड ऑन your own observations and experiences, and the information that you gather personally from other people. अब नेक्स्ट पेज पे मैं हूँ जहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 41 है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल में एक प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च को डिफ्रेंशिएट किया है, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी समरी बता देती हूँ कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट ट्रोएंसी इन स्कूल। ट्रोएंसी होती है कि जो बच्चे स्कूल स्किप कर देते हैं, यानी वो आते तो स्कूल हैं लेकिन स्कूल से रास्ते में ही कहीं और चले जाते हैं और स्कूल नहीं पहुंचते, लाइक स्किप द स्कूल। तो एक रिसर्चर जो है उस पर रिसर्च करना चाह रहा है कि व्हाट आर द रीजंस कि बच्चे क्यों स्कूल स्किप करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू is I would ask my colleagues, ठीक है, और उनसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ओके फाइन, आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चे क्यों स्किप करते हैं स्कूल, राइट। दिस इज माय प्राइमरी रिसर्च बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गैदर डाटा फ्रॉम माय ओन ऑब्जर्वेशन, टॉकिंग एंड इंटरव्यूज विद अदर पीपल, ठीक है। अभी मैंने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया दूसरों की रिसर्च को, राइट। फिर मेरे कोलीग ने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड लुक फॉर दैट रिपोर्ट, उसको आप पढ़ें। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, दैट इज़ माय सेकेंडरी रिसर्च, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो मैंने नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी है, राइट। अब वहाँ से मुझे ये आइडिया हो गया कि अच्छा ओके फाइन, जो पहले लोगों ने ट्रोएंसी पे या स्किपिंग स्कूल पे कि इस एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है कि बच्चे क्यों भागते हैं स्कूल से और उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन एक और एस्पेक्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है कि बच्चों को हो सकता है समझ ना आती हो, या टीचर्स दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और समथिंग लाइक दैट, तो मैं इस एस्पेक्ट पे काम करती हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में दिखा हुआ है और भी मैंने कि जो ये वाला जो एस्पेक्ट है इट इज़ अनटच्ड, इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ, ठीक है। So the difference between primary research and secondary research is कि primary research में मैंने खुद अपने resources से, अपनी colleagues से मैंने बात की और उससे फिर मैं किसी नतीजे पे पहुंची। फिर जो secondary research है it is based on other people's research, और वो भी मुझे help करती है मेरी पूरे topic को define करने में, या जो मेरी progress को identify करने में मैंने next क्या करना है। दोनों तरह की research literature कहलाती हैं, और ये दोनों ही बैकग्राउंड स्टडी हम इसको कहते हैं, रिलेटेड टू आवर टॉपिक, राइट। तो बेसिकली हम ये वाली बात समझ आई है आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में डिफरेंस? यस मैम।
मैम मेरे सो सेकेंडरी रिसर्च के लिए हमें डेफिनेटली हमें, क्योंकि बाकी लोगों का लिटरेचर पढ़ना है, हमें बाकी लोगों ने जो पब्लिश किया उसको देखना है, तो उसके लिए हमें कोई खास हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जहाँ पर बाकी लोग अपनी रिसर्च, बाकी लोगों की रिसर्च अवेलेबल हो। ठीक है, उसके मैम लिए सबसे जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, वो वेबसाइट्स है। राइट जी, कोई क्वेश्चन है? जी मैम क्वेश्चन है। मैम अभी आपने बताया कि जो हम अपने कोलीग से पूछेंगे किसी चीज के बारे में वो हमारी प्राइमरी रिसर्च होगी। हेलो जी मैम, तो जो कोलीग हमें बता रहा है वो उसके लिए क्या है मैम, वो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी? Colleague is not doing any research. I am doing research. मैम वो अपना राइट व्यू सो पॉइंट तो दे मेरे रहे हैं। पर्सपेक्टिव से वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट ही इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्टडी, वो बस मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट ओके मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूंगी कि आई एम डूइंग माई प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि रिसर्च तो मैं कर रही हूँ ना। अगर वो ओके भी कोई रिसर्च कर रहा है तो उसके ऊपर भी यही चीजें अप्लाई होंगी। ओके ओके, तो सेकेंडरी रिसर्च के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वेबसाइट्स। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो वेबसाइट्स में जो बहुत कॉमन तरीके जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उसकी उसमें सबसे पहले तो हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं। बट गूगल स्कॉलर इज़ नॉट नॉट द ओनली थिंग। ठीक है, अभी एक बच्चे ने सवाल किया था कि कौन कौन सी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि वेबसाइट्स भी सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि फेक हैं और दे आर रन बाय दैट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, या स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ों को पब्लिश करती हैं और जो बाकी दूसरा एस्पेक्ट है वो उसको पब्लिश नहीं करती। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो भी वेबसाइट पे सर्च करें वो रिलायबल हो और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, और इसका आपको पता कैसे चलेगा? इसका पता आपको चलेगा जब आप एक इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेब पेज, वहाँ पे एक अबाउट अस का पेज होता है या हेल्प का पेज होता है, उसमें वो आपको उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। नॉर्मली उसके ऊपर हेडिंग में जो हेडर होता है उसमें भी लिखा होता है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक वी नो कि IEEE इज़ रिलायबल। ठीक है, बट वी डोंट नो कि जो सम लोकल यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपनी वेबसाइट बनाई होती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस की भी होती हैं, तो वी डोंट नो कि वो रिलायबल है या नहीं। ओके, अगर इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट सम इंफॉर्मेशन तो ऑलवेज डबल चेक। ठीक है, स्पेशली अगर आप मेडिकल रेलिवेंट डाटा या उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो नेवर रिलाई ऑन वन रिसोर्स, और नेवर, वेबसाइट्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, नेवर रिलाई ऑन वन वेबसाइट। इसी तरह से रिलीजियस रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी नेवर रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर वेबसाइट, आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके देखें। ओके, और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ दोबारा, लेकिन और तरीके कौन कौन से हैं कि आप लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हैं। ठीक है, और बुक्स में बुक्स जो है दे आर अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ से आप हमें डाटा मिल सकता है, और बुक से हमें वो थीसिस भी मिल जाते हैं जो पिछले बच्चों ने जो पास आउट हो चुके हैं, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ओके अगर किसी और बच्चे ने इसी टॉपिक पे रिसर्च की हुई है तो वहाँ से भी हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर एग्रीकल्चर के किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, मैंगो पे कर रहे हैं, कॉटन पे कर रहे हैं, वीट पे कर रहे हैं, तो इट्स आल्सो वेरी गुड आइडिया कि आप लोग एग्री के जो एग्री हमारी डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे जो थीसिस पड़े हुए हैं उनको जाके ज़रा देखें। ये वहाँ पे कॉटन के ऊपर जो रिसर्च हुई है एक्सक्यूज मी, जो पेस्ट डिटेक्शन है या जो डिजीज़ डिटेक्शन है, तो उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि उन लोगों ने क्या काम किया हुआ है। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको?
हाँ जी। यस। तस्वीर के बाद जो पॉइंट था ऊपर करना थोड़ा सा, ये विच वाला पॉइंट, नीचे पेज पर आओ। नहीं नहीं यार, नीचे जो मैम ने भी बताया मेडिकल इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट, नीचे जो उसके पॉइंट था ये वाला, यू शुड चेक द, एक मिनट यार, ये वाला पॉइंट, लुक फॉर अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल सच एज द विच लोगो विच विल अपीयर ऑन साइट। इस बात की नहीं समझ आई मुझे। अभी मैम ने ये बताया ही नहीं है, मैम तो लाइब्रेरी वाले के बारे में बता रही हैं, अभी वेबसाइट वगैरह के बारे में बताएंगी मैम अभी दोबारा। अच्छा, ये पॉइंट मुझे लगा कि शायद रह गया है। Okay, guys. So I'm back. Let me open that again. जी। ओके, अभी तक आप लोगों को समझ आई है सब बातें? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? मैम एक पॉइंट नहीं समझ आया। जी जी। मैम यहाँ पर मैम नोट्स में मेंशन है मेडिकल इंफॉर्मेशन के बाद मैम नेक्स्ट पॉइंट है लोगो वाला जो बात है, यस मैम। look for the stamp of approval such as the which part, इसकी यस बात मैम, कर ये रही हैं पॉइंट। पेज 43 पे? जी मैम। ओके, इट इज जस्ट टेलिंग यू कि आपने जो भी आप वेबसाइट देखते हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। तो इट इज टेलिंग यू कि ठीक है, अगर आप इफ यू वांट टू बी श्योर, आप एक तो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पे जाएं, दूसरा आप लोगो देख लें। विच का मतलब है कि ये कौन सी कंपनी है, कौन सी साइट है, उसके लोगो के ऊपर थोड़ा सा देखें कि वो किस चीज़ का लोगो है, which will appear on the site and have received the required level of approval from which। और दूसरी एक और चीज़ जो है, आप ये भी देखें कि वेबसाइट्स का अगर जिस HTTPS वेबसाइट्स जो होती हैं, दे आर मोर सिक्योर, और उनके ऊपर जो डाटा होता है इट इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू जस्ट HTTP, राइट। तो एस वाला जो पार्ट है उसको भी देखें। और अगेन लोगो के, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी ऑल नो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो एक ऑथेंटिक रिसोर्स है। वी नो दैट WHO का जो लोगो है, जहाँ पे भी वो आ जाएगा, इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी ऑथेंटिकेटेड। लेकिन अगेन बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बाज नॉन ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का लोगो करके अपनी तौर पे चीज़ें बता के और बना देती है। जैसे इट्स वेरी नॉर्मली हैपन इन व्हाट्सएप ग्रुप्स भी, के लोग कहीं की बात कहीं लगा देते हैं। और सो वी नीड टू गेट द ट्रस्टेड रिसोर्स फर्स्ट। और तमाम वेबसाइट्स की जो डाटा है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होता। मैं अभी आपको बताऊंगी इन अ वाइल ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से जो ऑथेंटिकेटेड हैं और जहाँ से आप अपना डाटा सकते हैं, आप लिटरेचर व्यू कर सकते हैं और बैकग्राउंड स्टडी कर सकते हैं। और भी यहाँ पे जो बातें मैं सारी पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये नहीं बता रही, आप इसको खुद भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी, कि ऑथेंटिक है या नहीं डाटा।
जैसे थर्ड पॉइंट में बताया हुआ है कि यू शुड चेक द नेशनल सोर्स ऑफ द डाटा एज इंफॉर्मेशन में डिफर बिटवीन कंट्रीज। पाकिस्तान के लिए जो बात ऑथेंटिक है वो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड के लिए भी ऑथेंटिक हो, बिकॉज अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें हमारे मौसम में और उनके मौसम में बहुत फ़र्क है। जो हमारा रिसोर्स है वो कुछ और बात करेगा, उनका रिसोर्स कोई और बात करेगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी रिसर्च कौन से कंट्री में करना चाह रहे हैं और किस तरह के लोगों के ऊपर करना चाह रहे हैं या किस तरह की फसलों के ऊपर करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट मैं इस पे लाइब्रेरीज की बात करी थी कि आप थीसिस बाकी लोगों के जो थीसिस है जिन्होंने पहले काम किया हुआ है उसको स्टडी करें। इट्स अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स। और लाइब्रेरीज में जाके जो बुक्स हैं वहाँ पे सिर्फ आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली द ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज जो कि फिजिकल लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे भी जाएं, लेकिन वहाँ पे आपको 100% जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे वो सारे नहीं मिलेंगे। So always consider the online libraries as well. HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है, उसका भी मैं भी आपको लिंक बताती हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स, और आजकल जो मैंने आपको पिछले दिनों लिंक सेंड किया था प्रोक्यूस्ट का और HEC डिजिटल लाइब्रेरी का, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में उन्होंने फ्री कर दिया उसकी एक्सेस। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ के पास MS पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स के पास इसकी एक्सेस होती है, बट इट्स ओनली इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे तो इसलिए उन्होंने उसको फ्री कर दिया कि आप उसको घर बैठ के भी वहाँ से रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह ले सकते हैं। ओके अब इसको आगे चलते हैं। वो बात जो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि कीप योर रिकॉर्ड्स, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अभी, क्योंकि आप लोगों ने सब ने ही लिटरेचर रिव्यू करना है, बैकग्राउंड स्टडी करनी है, तो इस बात को बिल्कुल जहन में रखें कि आपने रिकॉर्ड्स रखने हैं और पूरे नोट्स अपने रखने हैं। ठीक है, दो तरह की आप डॉक्यूमेंट्स बना लें। अगर आप ऑनलाइन नोट्स ले रहे हैं ना, लाइक अपने इलेक्ट्रॉनिक नोट्स ले रहे हैं, वर्ड में लिख रहे हैं, तो आप दो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, एक प्राइमरी रिसर्च का और एक सेकेंडरी रिसर्च का, राइट। प्राइमरी रिसर्च में आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट जितनी भी आपने प्राइमरी रिसर्च की, आई मीन आपने एग्री के लोगों से मिले, या अगर आपका हेल्थ रेलिवेंट है तो आप हेल्थ के डिपार्टमेंट में जितने लोगों से मिले उनसे क्या कन्वर्सेशन हुई, किससे मिले, उसकी क्या डेजिग्नेशन थी, ठीक है, इवन के टाइमिंग्स भी और कौन कौन लोग थे, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपके पास है, वो सब आप उसको नोट करते रहें, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो सेकेंडरी रिसर्च है, डेफिनेटली उसका पूरी साइटेशन करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि वो किस तरह से हम उसकी रेफरेंस निकालते हैं, बिब्लियोग्राफी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो पूरी डिटेल आपकी, वो आपने एक तो वो लिखनी है कि वो डाटा आपने लिया कहाँ से, वो जो बुक है या जो आर्टिकल है वो आपने कहाँ से उठाया है या लिया है, और दूसरा उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन, वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ, कब हुआ, उस जर्नल का वॉल्यूम क्या था, इशू क्या था, और वो जो आर्टिकल है उसके पेज नंबर्स क्या थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट। इसको हम साइटेशन कहते हैं या इसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में प्रॉपर स्टाइल के साथ लिखी होती है, राइट। जैसे हमने अक्सर देखा होगा, आपने हर आर्टिकल के एंड में जो रेफरेंसेस होते हैं, दिस इज़ एक्चुअली बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस जो हैं उसके अंदर आपके ऑथर्स के नेम होते हैं, आपका जो टाइटल होता है पेपर का वो होता है, उसके बाद जर्नल का नाम होता है या बुक का नाम होता है, फिर वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर्स, और जो ईयर है, ईयर ऑफ पब्लिशिंग। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये पूरी जो आपकी रेफरेंस है उसको आपने सेव करना है अपने सेकेंडरी रिसर्च के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ओके, नाउ आई एम ऑन पेज 45। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, ये जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे मैम, ये किस फॉर्म में हम मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? टेबुलर फॉर्म में या कौन सा बेस्ट वे होगा? देयर इज नो बेस्ट वे। आप इसको अपने तौर पे अभी फिलहाल आप इसको एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको फुल टेम्पलेट के साथ और
वो लिखना शुरू कर दें। अभी ये नोट्स हैं, इट्स योर पर्सनल नोट्स, और ये नोट्स जो हैं वो बाद में जाके आपके सिनॉप्सिस में भी काम आएंगे और आपके जो थीसिस है फाइनल उसमें भी काम आएंगे। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं ये आपको कह रही हूँ कि इट्स अ गुड आइडिया, और आप इसको इस तरह लेके चलें कि प्राइमरी रिसर्च का अलहदा वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें और सेकेंडरी रिसर्च का अलहदा वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें। ठीक है, अब जो पेज नंबर 45 पे हूँ मैं, पेज नंबर 45 पे एक टेबल दिया हुआ है, उससे आपको एक बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी कि प्राइमरी जो आपका रिसर्च का डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और सेकेंडरी रिसर्च का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये इस यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रेलेवेंट पीपल जिनसे आपने बात की, रिसर्चर ऑब्जर्वेशन आपने खुद ऑब्जर्व किया, रिसर्चर एक्सपीरियंस आपका अपना एक्सपीरियंस था, कुछ चीज़ें हमारे अपने साथ हुई होती हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, उस तरह का रिसर्च एक्सपीरियंस, हम ज़ाहिर है हम भी इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी काउंट करता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या टेक्स्ट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स, यानी आप ये समझ लें कि वो रिकॉर्ड जो कि डायरेक्टली हमें मिल रहा है, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो किसी और ने नहीं लिखा, वो उसको डायरेक्ट उसी कंपनी ने लिखा। जैसे कंपनी रिकॉर्ड्स हैं, वो उस कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल WHO की वेबसाइट पे जाके जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो WHO के अपने रिकॉर्ड्स हैं, तो वो हमारे प्राइमरी रिसर्च रिकॉर्ड्स में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट लेट्स से पाकिस्तान स्टेट बैंक ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से डाटा लेके अपनी एक रिपोर्ट लिखी, ठीक है, तो वो जो स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट लिखी है इट इज़ नॉट प्राइमरी, क्योंकि वो उसने कहीं और से डाटा लेके और वो उसने अपनी रिपोर्ट लिखी, राइट, वो एंड दैट इज़ नॉट देयर ओन एक्सपीरियंस या देयर ओन ऑब्जर्वेशन, वो उन्होंने कहीं और से लिया, तो वो सेकेंडरी होगी। लेकिन जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड हैं या हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारा अपना जो स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च होगी। और इसी तरह हमारे अपने रिजल्ट्स जो हैं वो भी हमारे प्राइमरी रिसर्च में आते हैं। अगर हम किसी और के काम की बेस पे अपने रिसर्च में कुछ भी आगे प्रोसीड करते हैं तो वो सेकेंडरी रिसर्च, बैकग्राउंड रिसर्च होगी। फाइन, ये बातें सबको समझ आ गई? मैम ये काइंडली लास्ट ये पॉइंट बता बताइए हमारा। दें कि मैम ये लास्ट पॉइंट आपने जो कहा है कि किसी और की रिसर्च हम जब आप खुद करेंगे वो प्राइमरी रिसर्च नहीं होगी हमारी। से अगेन, मैम आपने ये कहा है कि किसी और की रिसर्च के ऊपर जब आप काम करेंगे तो वो सेकेंडरी रिसर्च होगी, प्राइमरी आई थिंक प्राइमरी नहीं होगी मैम। ओके, गिव मी 1 मिनट, कॉल आ रही है ये।
ओके, सॉरी वीसी साहब की कॉल थी। ओके, आपने कहा कि जो काम हम दूसरों की रिसर्च के ऊपर कर रहे हैं वो हमारी प्राइमरी रिसर्च है। वाज इट द क्वेश्चन? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। जी मैम आ रही है, मैम आ रही है। जी, सवाल अपना रिपीट करें प्लीज। मैम यही क्वेश्चन था जो आपने बोला ना, यही पूछ रहे थे वो। ओके, किसी और की रिसर्च की बेस पे अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो जो हम अपना काम कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड रिसर्च, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ओन रिसर्च। अभी हम अपने टॉपिक्स अभी हम अपने हमारे पास एक टॉपिक है और हम उससे रेलिवेंट बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं या लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसमें जो प्राइमरी रिसोर्सेज कौन से हैं और सेकेंडरी रिसोर्सेज कौन से हैं। तो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जो कि अगर मैंने लाइक इट्स डिपेंड्स ऑन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी और के काम को अगर मैं स्टडी करती हूँ और वहाँ से मुझे कोई डायरेक्शन मिलती है तो वो सेकेंडरी रिसर्च होगी, वो प्राइमरी रिसर्च नहीं है, प्राइमरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। मैम जैसे इसकी एग्जांपल है, लेकिन आपने एक एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में आपने कोई पेपर लिखा है, पेपर में आपने कंक्लूजन में उसके रिजल्ट लिख दिए और फ्यूचर वर्क लिख दिया, वो फ्यूचर वर्क हमारे लिए इनपुट होगा ना, तो वो उसके लिए प्राइमरी रिसर्च ही हो जाएगी मैम। नहीं नहीं, बैकग्राउंड रिसर्च जो है ना वो जी जी। होती है। अच्छा ओके फाइन। अब मैं नेक्स्ट पावर पॉइंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? अब हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, मैं इस वाले सवाल का जवाब उस पर दूंगी। राइट, मैंने व्हाट्सएप पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, आप लोगों को स्लाइड्स मिल गई हैं? यस मैम। ओके, इसको फसी आप शेयर करवा दें बिकॉज इट्स नॉट लेटिंग मी शेयर द प्रेजेंट माय स्क्रीन। शेयर कर दिया मैम मैंने। जी जी, राइट। तो ये रिव्यू था कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। राइट, ओके, आई एम ऑन थर्ड स्लाइड, द रिसर्च टॉपिक। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ चीज़ें जो आपने करनी है फॉर योर लिटरेचर रिव्यू। राइट, अब आप लोग अपने अपने टॉपिक के हिसाब से या अपने अपने सिनेरियो के हिसाब से इसको देखते जाइएगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप हमने करना है वो हमारा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है? इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन एनी रिसर्च।
कि हमने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। अब तक आप लोगों ने मोस्ट ऑफ यू शायद आप लोगों ने अपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो ट्राई टू एटलीस्ट गेट अ रिसर्च एरिया के जो रिसर्च एरिया है जिससे रेलिवेंट आपने रिसर्च करनी है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको रिसर्च टॉपिक पता होगा या रिसर्च एरिया आपको पास डिफाइन होगा तो आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कर सकेंगे। अदरवाइज इट वुड टेक यू इन द डेप्थ ऑफ एक्सक्यूज मी जी, इतना ज़्यादा लिटरेचर आपको मिलेगा कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि इस वक्त आप सबके साथ हो रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज जो अब आपने ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट जो कि आप लिखना चाह रहे हैं, द लिटरेचर रिव्यू। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज योर रिसर्च टॉपिक, द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज स्टडी। ठीक है, डिस्क्राइब इन अ फ्यू वर्ड्स द सेंट्रल आइडिया यू वांट टू लर्न अबाउट। राइट, तो सबसे पहले आपने अपना रिसर्च टॉपिक लिखा और उससे रेलिवेंट अ फ्यू वर्ड्स लिखे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ओके, अब आप ने ये देखना है कि ये जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है कैन इट बी रिसर्च्ड, यानी क्या वो पॉसिबल है कि हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। ठीक है, ये जो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा दो तरीकों से। एक तो एक कि डू यू हैव एक्सेस टू द पार्टिसिपेंट्स, कि आप क्या आप उससे रेलिवेंट जो रिसोर्सेज हैं या जो लोग हैं इस पर्टिकुलर स्टडी से रेलिवेंट, क्या वो अवेलेबल हैं, क्या आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ से डाटा लेना है, तो कैन यू एक्सेस द यूनिवर्सिटीज़, राइट। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ये करेंगे अपने टॉपिक से रेलिवेंट कि डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट टू डू रिसर्च ऑन एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस ऑफ मून। ठीक है, वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट स्टफ। हम हमारा वी डोंट हैव लिंक टू नासा और वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिंक जो कि आप लोगों के साथ पास, स्पेशली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो इस तरह का टॉपिक आपने नहीं लेना जो कि पॉसिबल ना हो उसको करना। ठीक है, या अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम देखें तो उस तरह एग्री में भी आप उस तरह की चीज़ों को ना छेड़ें जो कि आपके लिए उसके रिसोर्सेज लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो या मुश्किल हो, और आपका पूरा जो टाइम है अपने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च का वो आपका डाटा कलेक्शन में ही लग जाए। ठीक है, इसीलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ट्राई टू गो टूवर्ड्स द ओपन डाटा। जो डाटा आपके पास ओपन डाटा सेट्स हैं काफ़ी सारे, अगर वहाँ से आपको मिल जाता है तो इस बहुत अच्छा है कि आप उस पर अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और फिर टेस्टिंग आप अपने फील्ड डाटा पे करवा सकते हैं। Okay, the third question is the topic should be researched if the research will add to the literature about the topic। ठीक है, जो टॉपिक आपने लिया है क्या उसके, यानी उसको हम रिसर्च सिर्फ उस वक्त करेंगे अगर उससे आपके जो ओवरऑल आपकी फील्ड का लिटरेचर है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है। इट इज़ एडिंग टू द लिटरेचर। सेकेंड, स्कॉलर्स विल बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, राइट, यानी जो लोग हैं उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में लोग जानना ही नहीं चाहते, या इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्टडी ऑफ इट विल एडवांस योर पर्सनल गोल्स। ठीक है, कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि पर्सनल इंटरेस्ट की बात, कि वो आप ये काम करना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको सेकेंड जो फोर्थ स्लाइड पे हूँ मैं अब, द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, इट शेयर्स द रिजल्ट्स ऑफ अदर स्टडीज़। और अब ये मैं सेकेंडरी रिसर्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो लिटरेचर रिव्यू की बात है, जो रिव्यू ज़ाहिर हम कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट द सेकेंडरी रिसर्च, दूसरों की स्टडीज़ को हम पढ़ें। इट शेयर्स द रिजल्ट्स ऑफ अदर स्टडीज़, इट रिलेट्स द स्टडी टू अ लार्जर डायलॉग इन द लिटरेचर। Right? It provides a framework for establishing the importance of study, and it provides a benchmark for comparing the results to other findings. Literature review सिर्फ ये नहीं है कि आपने पेपर पढ़ लिया और उसको सिर्फ पढ़ने की गर्ज से पढ़ा, बल्कि इससे आपने
यू नीड टू फाइंड आउट कि आपका जो टॉपिक है, ठीक है, वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका अगेन जो बाकी लोगों ने जो रिसर्च की हुई है, क्या आप उससे अपनी रिसर्च को कंपेयर कर सकते हैं? इज़ इट एग्जैक्टली द सेम, या आपके पास जो आइडिया है वो बेहतर है उससे? ठीक है। जो फिफ्थ स्लाइड है, द यूज़ ऑफ लिटरेचर। यूज़ ऑफ लिटरेचर अगेन इट्स अबाउट योर लिटरेचर रिव्यू जो आपके टीचर्स ने आपको करने को दिया है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर डिग्री, अगेन जो आपका पर्पस है। क्या आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं? रिसर्च प्रपोजल हम अक्सर लिखते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, पीएचडी के लिए, या यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। पीएचडी के लिए आपके जो एक्सपेक्टेड सुपरवाइज़र है वो आपसे एक रिसर्च प्रपोजल मांगता है, उसके लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लेकिन उसके लिए जो लिटरेचर रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता, उसमें आप बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं पढ़ते, वेरी टू द पॉइंट लिखते हैं। दूसरा डिसर्टेशन मीन्स थीसिस, राइट। अब जो थीसिस है उसमें आप तकरीबन 500 से 1000 के करीब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, राइट। और जो जर्नल आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपके तकरीबन 25 से 30 आर्टिकल्स होते हैं, राइट। उसमें आप पढ़ते तो चलो 50 के करीब है, लेकिन उसमें आप जो साइट करते हैं या जो रेफरेंसेस होते हैं वो 25 से 30 होते हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। ओके, साफ नहीं आ रही आवाज? मैम कट जाती है मैम, बीच में से कुछ वर्ड्स मिस हो रहे हैं मैम बार बार। नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है मैम की आवाज। ओके, मे बी आपके इंटरनेट में थोड़ा मसला हो। मैम मुझे भी कट रही है थोड़ी। मैम मुझे भी आपकी आवाज कट के आ रही है। ओके ओके, गिव मी 2 मिनट्स। मैंने काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन की हुई हैं, मैं उनको बंद करती हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी यस मैम। जी मैम आ रही है। ठीक है, इसको आप लोगों को स्लाइड्स दोनों मिल गई हैं? जी मैम। जो प्रीवियस लेक्चर और ये वाली जी, दोनों स्लाइड्स मैंने आप लोगों को सेंड की हैं। उन दोनों स्लाइड्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। और वी वर ऑन 5th स्लाइड। मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप करती हूँ और फिर हम इस आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको ये देना चाह रही हूँ, लाइक बिकॉज लिटरेचर रिव्यू का जो टॉपिक है इट शुड बी इन 2, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मैं इसको 2 लेक्चर्स में करना चाह रही हूँ। तो इसमें ओके, 5th स्लाइड में आपको बता रहे हैं हम लोग कि जी द यूज़ ऑफ लिटरेचर, कि हमने इसमें अपने जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। एक्सक्यूज मी, माय स्लाइड्स इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। जी, तो जो आपने नोट्स बनाने हैं अपने सेकेंडरी रिसर्च के, उसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, 5 से 6-7 पॉइंट्स हैं, उनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोवाइड अ समरी ऑफ मेजर स्टडीज ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, राइट। अब जो आपने जो लिटरेचर है उसमें आपने देखना है कि जो आपका लिटरेचर है, सॉरी इट्स नॉट अबाउट द नोट्स, इट्स अबाउट द लिटरेचर रिव्यू, कि आपने जो आपका लिटरेचर रिव्यू है उसमें आपने जो भी आपके रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट मेजर स्टडीज़ हैं उनकी समरी लिखनी है।
Second, demonstrate the writer's knowledge of the topic or problem or issue. These are all the uses of literature. यानी literature को हम किस किस काम के लिए utilize करते हैं. Integrate what others have done and said about the topic or the problem, and may criticize previous scholarly work, may allow for connections between different topics, and may clarify or explain the central issues in the field. ये तमाम 5 से 6 जो पॉइंट्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपने लिटरेचर जो रिव्यू आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप क्या क्या काम कर सकते हैं. तो हम लोग ज़्यादातर जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं अपनी फील्ड में वो द फर्स्ट पॉइंट कि इट प्रोवाइड्स अस अ समरी ऑफ मेजर स्टडीज़ ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, हम इसलिए करते हैं, ठीक है. दूसरा हम वी वांट टू इंटीग्रेट, यानी हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ के बारे में दूसरे लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, वो सब चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाती हैं जब हम एक पेपर पढ़ते हैं या हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है. बाकी बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा ये जो काम जो मैं करना चाह रही हूँ वो एक और बंदे ने पहले ये काम किया हुआ है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द प्रीवियस स्कॉलरी वर्क, राइट. हम इसलिए भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं क्योंकि या जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया उससे उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिटिसाइज अदर प्रीवियस वर्क्स. तीसरा कि हम वी कैन रिलेट डिफरेंट टॉपिक्स टुगेदर, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है तो हमने मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के उसके दरमियान कनेक्शंस हम फाइंड करते हैं. और थर्ड जो लास्ट है कि हम इट क्लेरिफाई द सेंट्रल इश्यूज इन द फील्ड, राइट. तो ये तमाम काम है जो कि हम लिटरेचर रिव्यू से करते हैं. अब आगे जो स्लाइड्स हैं उनको मैं थोड़ा स्किप करके और मैं आ रही हूँ अब 10th स्लाइड पे, ठीक है. ये हम पढ़ेंगे लेकिन इस वक्त क्योंकि आप लोगों को जो टास्क मिला हुआ है नेक्स्ट रिसर्च मीटिंग से पहले आपको सुपरवाइजर्स ने आपको टास्क दिया है लिटरेचर रिव्यू का, तो उस जो 10th स्लाइड है उसमें आपको उसमें है कि सर्चिंग कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस, ठीक है. तो जी एक क्वेश्चन था प्रीवियस जो भी हमने स्टार्ट किया द यूज ऑफ लिटरेचर वाली इस पे यूज ऑफ लिटरेचर वाली स्लाइड नहीं है. जी मैं क्वेश्चन ये है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो मेंशन है 6 पॉइंट सॉरी, तो ये जो 6 पॉइंट्स मेंशन है ये हमारा इनके जब हम कंप्लीट अपने फाइनलाइज रिव्यू लिख चुके होते हैं ये उसके रेलिवेंट है या जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उससे रेलिवेंट है? नहीं, ये ना जनरल पॉइंट्स हैं. आई मीन कि ये इट्स अबाउट द यूज ऑफ लिटरेचर, कि हम जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं या जो लिटरेचर हमारे पास मौजूद है जो हमने जिसको हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है. इट्स अ वेरी जनरल स्लाइड और ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, ना ही ये आपके नोट्स से रेलिवेंट है या आपके लिटरेचर रिव्यू से. इट इज़ जस्ट टेलिंग अस कि हम उस लिटरेचर से क्या क्या नॉलेज या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या हम उससे क्या क्या काम कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे है कि हम दूसरों की गलतियां भी निकाल सकते हैं कि पिछले काम में ये मसला था तो हमने अब इसको सही किया, या हम डिफरेंट जो हम मेजर काम करते हैं अपने लिटरेचर से कि हम स्टडी करते हैं कि अपने रिसर्च टॉपिक से रेलिवेंट क्या काम पहले हो चुका है या कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई. इट्स अ जनरल स्लाइड. लिटरेचर रिव्यू करने के लिए मैं 10th स्लाइड पे आई हूँ. मैम लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें इनके मिनिमम कितने आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम वो उनको स्टडी करें, देन हम थोड़ा जी. ये भी पहले मैंने बताया कि अगर इफ यू आर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर राइटिंग, राइट. अगर आप अपने थीसिस के बारे में बात पूछ रहे हैं, आर यू आस्किंग अबाउट योर थीसिस और सिनॉप्सिस? हम जो करंटली अभी हमने जो करना है थीसिस राइट अप करना है तो उसी से रेलेवेंट पूछ रहा हूं मैं. अभी आप थीसिस के ऊपर ना, अभी आपको जो फर्स्ट स्टेप है ना वो सिनॉप्सिस है. सिनॉप्सिस आपने लिखना है यानी अपनी एक टॉपिक डिफाइन करना है और आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है. वगैरह क्लियर नहीं है ना तो इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमें ये भी नहीं पता सिनॉप्सिस क्या होते हैं और थीसिस क्या है और ये सारे टर्म्स हमें अभी इनका आइडिया नहीं है एक्चुअली. क्या सिनॉप्सिस ये डिटेल्ड प्रोपोज्ड रिसर्च होती है, एक तरह का प्रपोजल होता है हमारा? एग्जैक्टली. सिनॉप्सिस जो है वो आपका एक रिसर्च प्रपोजल आप उसको कह लें,
ठीक है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है कि एक इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, इट्स अ रिपोर्ट जो आप जमा करवाते हैं अपने सुपरवाइजर को, जिसमें लिखा होता है कि आपकी टॉपिक क्या है, और उसमें उसकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड रिसर्च यानी लिटरेचर रिव्यू कि पहले लोगों ने क्या काम किया हुआ है और आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने यूज़ ऑफ लिटरेचर में भी पढ़ी कि ठीक है, लाइक इससे हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं और इससे हमारी पर्टिकुलर फील्ड में कोई एडवांसमेंट होगी या नहीं, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक। मैम देन वी विल कम टू मेथड्स या मेथडोलॉजी कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ये आप लिखेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम सिनॉप्सिस में या प्रपोजल में रिजल्ट्स का सेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो रिजल्ट्स ज़ाहिर है आपने कोई रिसर्च नहीं की होती उस वक्त तक, तो लाइक रिसर्च की होती है लेकिन आपने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, तो उसमें रिजल्ट्स का सेक्शन नहीं होता। और एंड में फिर आप बताते हैं कि लाइक इट्स अबाउट, यू कैन से इट्स अ प्रपोजल कि हमने नेक्स्ट जो हमारा साल है, क्योंकि एक्चुअली जो एमएस की जो रिसर्च है वो लास्ट ईयर में होती है, लास्ट 1 ईयर, तो आपने अपने सेकंड सेमेस्टर के एंड पे एक प्रपोजल, एक रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को देनी होती है कि मैंने अगले साल ये काम करना है, ठीक है, और इस तरह से करना है और इसका ये फायदा होगा। तो हम इसी तरह से होता है जिस तरह हम अपना एफआईपी प्रोजेक्ट करके आए हैं बीएस में, तो उसमें तो ये होता है कि हम फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद देन एक रिपोर्ट राइट अप करते होते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम एक प्रपोजल वगैरह, जब मैं अभी यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस किया तो हम प्रपोजल वगैरह देते हैं, उसमें हम प्रीवियस थोड़ा सा बताते थे कि प्रीवियसली ये प्रोजेक्ट हो चुकी हैं और देन अब हमने ये बनाना है, इसमें हम ये चीज़ें एड अप कर रहे हैं और उसके लिए हम ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्निक्स हैं और हम इस टाइम तक ये कंप्लीट करके देंगे। क्या ये वैसा ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम यही चीज है। ठीक मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब जो सिनॉप्सिस की अगर मैं बात करूं तो उसको आपको डिफेंड करने के लिए एटलीस्ट 50 रिसर्च आर्टिकल्स, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपको अपने टॉपिक, आप सिनॉप्सिस नहीं लिख सकते, एक प्रॉपर सिनॉप्सिस। ठीक है, 50 आर्टिकल्स तो आपने लेटेस्ट लाजमी पढ़ने हैं और उसको साइट भी करना है अपने सिनॉप्सिस में। फिर अगर थीसिस की बात आ जाए तो उसमें 100, 150, 200, 200 तक हमारे पास एक लिमिट है कि हम उस पर अपने साइट रेफरेंसेस ऐड करते हैं। ठीक है, फिर पीएचडी में और भी ज़्यादा हो जाते हैं, 300, 400 रेफरेंसेस आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं। ओके, 10th स्लाइड पे अगर आए हैं, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एरिक, राइट, एरिक, प्रोक्यूस्ट, एब्सको और गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट, IEEE यहाँ पे मेंशन नहीं है, SSCI सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड मिलेगा, पबमेड में आपको मेडिकल से रिलेटेड सारा लिटरेचर मिलेगा, साइक इन्फो में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आप रेलिवेंट रिसर्च करना चाह रहे हैं, लाइक रेलिवेंट बैकग्राउंड स्टडी करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो पबमेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। ठीक है, और गूगल स्कॉलर जो है वो जनरल है, इसी तरह एरिक भी जनरल है, प्रोक्यूस्ट भी जनरल है, एब्सको भी जनरल है। आप इसमें कोई भी टॉपिक डालें तो वो आपको उससे रेलिवेंट जो लिटरेचर है वो दिखा देगा। सो द पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि आई एम नॉट सेइंग कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि अच्छा आप किस पे जाएं, क्या करें। अभी इस वक्त आप गूगल स्कॉलर पर ही रहें, ठीक है, और दूसरा आप प्रोक्यूस्ट यूज़ कर लें, क्योंकि प्रोक्यूस्ट जो है वो जो HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है उसने इसका फ्री एक्सेस हमें आजकल दिया हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो प्रोक्वेस्ट में आपको अक्सर वो वाले आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो गूगल स्कॉलर पे आपको नहीं मिल रहे, राइट, क्योंकि गूगल स्कॉलर पे आपको कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी PDF मिल जाती है और कुछ हैं जो आपको नहीं मिलते, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलता है। इस केस में आप प्रोक्वेस्ट पे जाके और वो आर्टिकल वहाँ से देख सकते हैं अगर वो वहाँ पे अवेलेबल है तो, राइट। जो IEEE के मेंबर्स हैं वो IEEE की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स, राइट। साइंस डायरेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रिसोर्स ऑफ लिटरेचर आर्टिकल्स। ठीक है, अब इनको अगर आप 1 by 1
थोड़ा सा इनको देखेंगे, लाइक एरिक को देखें, प्रोक्वेस्ट को देखें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये डेटाबेसेस हैं डिफरेंट, जहाँ पे सारे रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, लोगों के थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, सब कुछ पड़े हुए होते हैं डेटाबेस में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आ गई हूँ 12th स्लाइड पे। 12th स्लाइड में आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, लाइक आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप कहाँ जाएं, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें। तो सबसे पहले जो है, अगर आप एक ब्रॉड स्टडी करना चाह रहे हैं, आपको अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो टर्म्स हैं उनका भी नहीं पता, तो आप इंसाइक्लोपीडिया पे जाते हैं। बट आई डोंट सजेस्ट यू दिस थिंग, क्योंकि ठीक है अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी चीज़ों का नहीं पता, लाइक आईओटी, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के बारे में आपको नहीं पता, और आप उसके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, तो फिर आप इंसाइक्लोपीडिया पे जाएं। इंसाइक्लोपीडिया, आप विकीपीडिया भी एक सोर्स है, बट इट इज़ नॉट ऑथेंटिक, आप इसको साइट नहीं करेंगे। जो ऑथेंटिक इंसाइक्लोपीडियाज हैं वहाँ पे आप जाके उनकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया जो होता है वो इट्स एक्चुअली डिक्शनरी, या जहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं सारी, ऑथेंटिक डेफिनेशंस। वहाँ से आप वो चीज़ आ गई। उसके बाद टर्न टू जर्नल आर्टिकल्स। ठीक है, इन सबसे पहले हम नेशनल जर्नल्स में देखते हैं और फिर हम इंटरनेशनल जर्नल्स में देखते हैं, राइट। उसके बाद हम बुक्स पे आते हैं। सबसे पहले आप इंसाइक्लोपीडिया से डेफिनेशंस देखेंगे, फिर आप जर्नल्स पे आएंगे, फिर आप बुक्स पे आएंगे, और फिर आप कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे आएंगे, राइट। कॉन्फ्रेंस पेपर्स बुक्स के बाद आती है, और कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बाद फिर आप डिसर्टेशंस या थीसिस स्टडी करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम रिपोर्ट्स ऑन द वेबसाइट्स पे जो रिपोर्ट्स हैं उसको कंसिडर करेंगे, राइट। सो अगर आपको, हम लोग ज़्यादातर जो है जर्नल आर्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो भी जो लेटेस्ट नेशनल प्लस इंटरनेशनल जर्नल आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर। और बाज़ औक़ात बच्चे कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो हैं दे आर जस्ट द वर्किंग पेपर्स, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि वो अभी वर्किंग प्रोजेक्ट होता है। हो सकता है कि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया हो सकता है उसका नहीं आया हो। इट्स जस्ट जो बच्चे नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं, सो इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिक रिसोर्स। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आर्टिकल्स पे रहें और फिर बुक्स पे आएँ। ठीक है, प्लस थोड़ी बहुत डिसर्टेशंस, अगर आपका जो टॉपिक है वो इस तरह का है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो दूसरे लोगों के जो थीसिस हैं उसको पढ़ना भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। और फिर एंड पे अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप वेब पे आएंगे, वेब रिपोर्ट्स पे। मैम ये पता कैसे चलता है कि आर्टिकल जो पब्लिश हुए हुए हैं वो नेशनल है या इंटरनेशनल है? नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स लिखा हुआ होता है, आर्टिकल्स इसके में जो तो मैम जर्नल का मतलब नाम ठीक है उसको मेंशन, लाइक नेशनल आर्ट जर्नल का मतलब है कि वो हमारे केस में तो पाकिस्तानी जर्नल हो गया ना, यस तो उस पे मैम। लिखा होगा लाइक पाकिस्तान जर्नल ऑफ जूलॉजी, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, पाकिस्तान का नाम होगा वहाँ पे। और अगर पाकिस्तान का नाम नहीं भी है तो भी ओरिजिन उसका लिखा होता है कि वो उसका ओरिजिन क्या है। अगर वो पाकिस्तानी ओरिजिन का है इट मींस इट्स अ लोकल जर्नल, और अगर वो इंटरनेशनल लाइक पाकिस्तान से बाहर का है तो वो इंटरनेशनल होगा। मैम अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं या डाउनलोड किए हैं वो सारे साइंस डायरेक्ट से और गूगल स्कॉलर से किए हैं, तो उनमें तो ऐसा हमें कहीं नजर मोस्टली फिर इंटरनेशनल ही होते हैं शायद। आपको नजर आएगा अगर आप उसको देखेंगे और से, तो आपको नजर आएगा कि वो इंटरनेशनल है या नेशनल है। उसके ऊपर जो जर्नल का नाम है ना वो जी जी मेंशन मैम। होता है, और जर्नल का नाम में या तो बाजू का तो कंट्री का नाम मेंशन होता है, और अगर नहीं है तो उसके लिए फिर एक और तरीका ये है कि आप HEC की वेबसाइट पे, जो HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं उसकी भी एक पूरी डेटाबेस बनी हुई है, और उसमें उसका ओरिजिन और उसकी सारी डिटेल भी लिखी होती है। ठीक है, HEC वो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके भी आप ओरिजिन ऑफ द आर्टिकल देख सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक वरना यू। नॉर्मली पता चल जाता है, और वो आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है, और ऑथर के नेम से भी आपको पता चल जाता है कि इज इट नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल। मैम मोस्टली जो होता है ना वो इनके चाइना के रिसर्चर्स के आर्टिकल्स देखने में नजर आते हैं ज़्यादातर,
तो उनमें तो सारे ही होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं नेम ठीक के है, पॉइंट उसमें ऑफ आप लोग कोशिश करें कि सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर रहें जो HEC रिकॉग्नाइज्ड आर्टिकल्स हैं, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं। अदरवाइज मैंने पहले क्लास में भी ये बात की थी कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आजकल मेरे पास इतनी ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं जो इंडियन जर्नल्स है कि ओके अपना आर्टिकल फ्री पब्लिश करें, बस भेजें और पब्लिश हो गया, और इस तरह की चीज़ें, तो वो फेक हैं। इंडियन बहुत सारे इंडियन आर्टिकल्स, चाइनीज़ आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा फेक हैं। तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी और वहाँ से आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जो आर्टिकल आपको लगता है कि इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी ऑथेंटिक, इट्स वेरी रेलिवेंट टू माय रिसर्च टॉपिक, उसको पहले आप HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स की वेबसाइट पे जाके उसको जरा एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लिया करें कि इज इट ठीक है, ऑथेंटिक और नॉट। अगर वो उस लिस्ट में नहीं आ रहा तो डोंट रीड इट। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 13th स्लाइड पे आए आप लोग, लिटरेचर मैप। मैं अपना चार्जर लेकर आती हूँ, आई जस्ट चार्जिंग खत्म हो गई है, गिव मी 1 मिनट। ओके, लिटरेचर मैप पे हम हैं इस वक्त। इट्स अ विजुअल समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन द टॉपिक, यानी इट्स अ काइंड ऑफ मैप, यानी स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद उसके आगे सब टॉपिक्स, और वो इस तरह हियरार्किकल एक पैटर्न होता है जिसमें हम एक ड्रॉ कर देते हैं, अपनी लिटरेचर के पूरा मैप बना लेते हैं, या फ्लो चार्ट होता है या सीरीज ऑफ सर्कल्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आए फसिया जी, लाइक दिस। अब इसमें आपको सबसे ऊपर जो है वो आपका जो सबसे पहला ऊपर होगा वो रिसर्च टॉपिक होगा आपका। जी, सबसे पहले रिसर्च टॉपिक होगा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अब इस केस में प्रोसीजरल जस्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई भी उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारा रिसर्च टॉपिक है। उससे रेलिवेंट आपने जो भी आर्टिकल्स यानी लिटरेचर रिव्यू किया, उसमें आपको मज़ीद 2 सब टॉपिक्स नज़र आए राइट। तो इस तरह से आप एक मैप बनाते रहें, राइट। फिर उस पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है उससे रेलिवेंट आपको मज़ीद कुछ आर्टिकल्स नज़र आए, वो आपने फिर उसके नीचे आपने लिखने हैं। फिर इस तरह उससे रेलिवेंट, जैसे अभी पहले एक बच्चे ने बात की कि हम एक के बाद दूसरे आर्टिकल और दूसरे के बाद तीसरे आर्टिकल में चले जाते हैं, तो एग्जैक्टली जो भी आप आर्टिकल्स इस तरह से पढ़ रहे हैं उसका एक हियरार्किकल मैप बनाते रहें, और वो सारे के सारे आपके लिटरेचर में एड अप हो रहे हैं, राइट। इट इज़ वन वे ऑफ डूइंग द रिसर्च कि हम एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे आर्टिकल से जाके और एंड में हमें एक पूरा का पूरा मैप बन जाता है, और वहाँ से हमारा पूरा लिटरेचर रिव्यू निकल आता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग स्टडीज़ का मतलब ये है कि नाउ अब यहाँ पे वो बात है जो मैंने आपको कहा कि आपने अपनी रिसर्च को जो नोट्स बनाने हैं वो आपने किस तरह बनाने हैं।
जो रिव्यू आपने किया उसका हम इसको अब कहते हैं कि वी आर नाउ एब्स्ट्रैक्टिंग द सिलेक्टेड आर्टिकल्स, राइट, या हम आप ये कह लें कि वी आर समराइजिंग द आर्टिकल्स जो कि अब तक हमने पढ़े। उसमें आपने क्या क्या मेंशन करना है? सबसे पहले फॉर रिसर्च स्टडीज़ के लिए जो कि हमारी होती हैं, जो हमारे पर्टिकुलर केस में भी, इट्स मेंशन द प्रॉब्लम। अब ये आर्टिकल से रिलेटेड है। अब आपने एक आर्टिकल लिया, ठीक है, उसमें उससे रेलिवेंट आपने मेंशन द प्रॉब्लम कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, स्टेट द सेंट्रल पर्पस, उसका क्या मकसद है उस आर्टिकल को लिखने का या उस पर्टिकुलर टॉपिक का, और स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एंड सैम्पल। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी मेंशन करना है कि आप वो जो पर्टिकुलर लिटरेचर आर्टिकल है या जो बुक है या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें किस पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च की गई है और उसमें कितने सैम्पल से। फॉर एग्जांपल हमारे केस में आप बताएंगे कि ये जो डाटा सेट के बारे में यहाँ पे बात आएगी कि जो हमारा डाटा सेट है वो कौन सा है और उसमें किस तरह का डाटा था और कितना डाटा था। फिर रिव्यू द की रिजल्ट्स, फिर फ़ौरन आप जंप करेंगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर कि इसका जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो रिजल्ट्स आए हैं वो उसकी कितनी एक्यूरेसी थी और उसकी कितनी वो रिजल्ट्स अच्छे थे या दे वर नॉट वेरी गुड। और लास्ट में पॉइंट आउट एनी फ्लॉज, अगर उसके आपको लगता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, देयर इज़ सम फ्लॉ, या आपको ऐसा ऐसा जब आप आर्टिकल्स पढ़ते जाएंगे ना फिर आपके दिमाग में उसके कंपैरिजन भी चलता रहेगा कि अच्छा पिछले आर्टिकल में तो उसने ये बात की थी जबकि इस आर्टिकल में उसने उसी मेथडोलॉजी को फॉलो किया है, तो इट मीन्स कि इसमें भी कोई ना कोई फ्लॉ होगा। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से आता है। तो ऑलवेज मेंशन दीज 5 थिंग्स इन योर नोट्स। ओके मैम। जी जी मैम, अगर कोई पेपर हम रिव्यू करें, फॉर एग्जांपल मैम पेस्ट डिटेक्शन पे, या मैम इस तरह कोई मैम मोर काम कर रहे हैं मैम जिसमें इमेजेस इन्वॉल्व हैं मैम, उस डेटा सेट के थ्रू मैम हम किस तरह बता सकते हैं कि सैम्पलिंग हम कौन सी कर रहे हैं? क्योंकि मैम वो डेटा सेट में फॉर एग्जांपल 1000 पिक्चर्स हैं, तो मैम उनके ऊपर हम कर रहे हैं अपना मैम कोई भी मशीन लर्निंग की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं मैम, कोई भी हम टास्क उनके ऊपर परफॉर्म करें, हमारा पेपर उसके ऊपर बेस करता है डेटा सेट के ऊपर, तो मैम हम किस तरह बता सकते हैं कि ये सैम्पलिंग हमने कौन सी की है? नहीं, आपने सैम्पलिंग का नहीं बताना, वो आपने बताना है कि वो सैम्पल साइज कितना है। जैसे अभी आपने बात की कि अगर उसके डाटा सेट में 1000 इमेजेस हैं तो आपने ये लिखना है कि वो जो डाटा सेट है उसका एक तो नाम क्या था और उसमें 1000 इमेजेस थे। सैम्पल साइज आप बता दें उसका, और पॉपुलेशन और सैम्पल का मतलब ये है कि आपने फिर उसका ये बताना है कि जो इमेजेस हैं वो किस तरह के थे, लाइक वर दे वेरी लेबोरेटरी सेटिंग्स में थे या फील्ड सेटिंग्स में थे, उनकी लाइटिंग कंडीशंस क्या, लाइक RGB थे, लाइक कलर्ड थे या ग्रे स्केल थे, बैकग्राउंड क्या था उनका, दिस काइंड ऑफ स्टफ। यानी उस डेटाबेस की और हर आर्टिकल में एक्चुअली एक डेटाबेस का छोटा सा सेक्शन भी बना होता है, तो वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसकी सैम्पलिंग टेक्निक लिखें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। I'm not going much into that essays and opinion stuff क्योंकि these are all the same thing, लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। Like the difference is कि हम डायरेक्ट conclusions पे आ जाते हैं उसमें, so it's not very relevant to us। अब स्टाइल मैनुअल्स जो है, दिस इज़ द स्टाइल जिससे आप अपने लिटरेचर को साइट करते हैं। ठीक है, इसका जो है एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आपके जो स्टाइल्स का बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह रेफ़र करना है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। फॉर एग्जांपल APA स्टाइल है, ठीक है, और ग्रीक स्टाइल है, और लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स जो कि आप अक्सर रेफरेंसेस में मल्टीपल स्टाइल का मतलब ये है कि कुछ जैसे APA में हम जैसे मेरा नाम है तो मैं इसको आयशा हकीम के बजाय A. हकीम लिखती हूँ। ठीक है, कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें मेरा जो सर नेम है वो पहले आ जाएगा, हकीम पहले आ जाएगा, फिर कॉमा के बाद A. मेरा जो फर्स्ट नेम है वो बाद में आएगा, राइट। और इस तरह के ये द स्टाइल्स वेरी। और आप लोगों ने जो अपना प्रपोजल लिखना है, जो सिनॉप्सिस लिखना है, जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग, उसमें सिर्फ एक स्टाइल, एक कोई भी कंसिस्टेंट स्टाइल, हम नॉर्मली जो स्टाइल यूज़ करते हैं वो पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज
में जो स्टाइल यूज़ हुआ है वही रेफरेंस स्टाइल यूज़ करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको कंप्लीट जो फॉर्मेट है उसका एक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको भेज दूंगी। तो आपने जो अपना सिनॉप्सिस लिखना है वो उसी स्टाइल पे ही लिखना है जो आपने साइटेशंस देनी है। और स्टाइल मैनुअल जो है वो हर जर्नल के मुख्तलिफ होते हैं, और उसमें जो मैनुअल होता है, मैनुअल मीन्स जो डॉक्यूमेंटेशन बताई होती है उसमें बताया होता है कि अच्छा अगर ये आर्टिकल है तो उसको किस तरह साइट करना है, बुक है तो उसको किस तरह साइट करना है, वर्ड टू वर्ड सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई होती हैं। आई एम नॉट वरिंग टू मच अबाउट द स्टाइल मैनुअल राइट नाउ, बिकॉज जब हम राइटिंग के ऊपर के लेक्चर पे आएंगे ना उस वक्त मैं आपको मज़ीद एग्जैक्टली करके दिखाऊंगी कि साइटेशंस हमने करनी किस तरह से। फिलहाल क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपने, तो उसमें आप डू यू नो कि आप किस तरह से वो साइटेशंस लेते हैं गूगल स्कॉलर पे? मैम उसका आइडिया नहीं है हमें। ओके अच्छा फसीहा, क्योंकि मैं नहीं शेयर कर पा रही, आप अपने ब्राउज़र में खोलें गूगल स्कॉलर। मैम मोस्टली उस आर्टिकल के नीचे मैम लिखी होती है उसकी टोटल साइटेशंस कितनी हैं। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट कहाँ से आपने लेना है। ओके यहाँ पे कोई भी आर्टिकल सर्च करें, लेट्स से कोविड-19 के ऊपर कुछ कर लें। ओके अब जैसे जो फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास आया है, ये जो साइटेड बाय नहीं, इसके साथ में जो आपको 2 कॉमास नजर आ रहे हैं ना स्टार के बाद, हाँ जी इसके ऊपर जाएं, इसको क्लिक करें, ठीक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, ये तमाम डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अब इसमें सेकंड वाला जो है APA, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टाइल। अब इसके ऊपर आप क्लिक जब करेंगे तो वो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेगा, क्लिक करें इसको, हाँ जी, और यहाँ से अब इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और जब हम इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करेंगे अपने प्रपोजल में या सिनॉप्सिस में या अपने नोट्स में, तो ये आपको एज इट इज़ इसकी पूरी साइटेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। और यही चीज़ है जो हम रेफरेंसेस में एंड में ऐड करते हैं। लाइक अगर हमने ये वाला आर्टिकल पढ़ा है तो हम इसका ये वाला रेफरेंस प्रिज्यूम रेसिप्टोमेटिक कैरियर ट्रांसमिशन का आर्टिकल हमने पढ़ा, तो हमने इसका ये जो पूरा रेफरेंस है वो हम अपने एंड में जो रेफरेंसेस का सेक्शन है उसमें देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे आए। जी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे अभी हमने गूगल स्कॉलर पे जाके फसीहा ने कोविड लिखा, ठीक है। कोविड जो है इट्स अ की वर्ड या इट्स अ टर्म। तो जो टर्म्स होती हैं उसको हमारे टॉपिक से रेलिवेंट जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। आई मीन कि हमें पता होनी चाहिए कि वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टर्म्स दैट रीडर्स नीड टू अंडरस्टैंड अ प्रपोजल, ठीक है। अब कोविड-19 फॉर एग्जांपल हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को कोविड-19 का नहीं पता होगा, ठीक है। सो अब हमने अपने जब हम राइटिंग करेंगे अपने या लिटरेचर रिव्यू जब हम लिख रहे हैं तो उसमें हमने उसको डिफ़ाइन करना है। कोविड-19 का जहाँ पे भी हमने जिक्र किया उसको हमने पहले डिफ़ाइन करना है कि ये है क्या चीज़, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने IEEE की बात की, IEEE अगर हमने लिखा तो हमने उसको पहले डिफाइन करना है कि IEEE है क्या चीज़, यानी यू नीड टू मेक द थिंग्स क्लियर जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं। और इट विल हैपन इन ऑल द पार्ट्स इन ऑल द सेक्शंस ऑफ योर प्रपोजल। अगर टाइटल में आपने कोई ऐसी टर्म यूज़ की है, पहली बात तो ये कि हम बहुत ज़्यादा इस तरह की टर्म्स यूज़ नहीं करते टाइटल में जो कि दूसरे लोगों को समझ ना आए, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तो हम उसका जो सब टाइटल है उसमें उस टर्म को डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हमने टर्म लिखी है तो हमने उसमें ही उस टर्म को डिफाइन करना है, यानी जहाँ पे भी टर्म आएगी फ़ौरन आपने उसको पहले डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी बात करनी है। इन सब बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है जब आपने अपना सिनॉप्सिस लिखना है, राइट। इसी तरह हर सेक्शन में जहाँ पे भी आपकी कोई टर्म आएगी आपने उसको डिफाइन करना है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आए। ओके, जस्ट नीड टू चेक मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। यस, फाइन। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज़, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ और मिक्स्ड मेथड स्टडीज़, ये क्योंकि हमने पहले स्किप कर दिया था, सो आई एम ऑल्सो स्किपिंग दिस एट दिस टाइम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज़। जी, इस वाली स्लाइड में जैसे है द डेफिनेशन ऑफ टर्म, जो मैंने आपको भी पहले भी बात बताई कि डिफाइन टर्म्स व्हेन दे फर्स्ट अपीयर इन द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ये ना हो कि आपने ऊपर तो IEEE मेंशन कर दिया लेकिन आपने उसको डिफाइन कर रहे हैं आप अपने रिजल्ट्स के सेक्शन में। दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क। ओके, यूज स्पेसिफिक ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड प्रोसीजरल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये होती हैं कि जो मैंने खुद डिफाइन किया। बाज़ औक़ात चीज़ें हम खुद भी डिफाइन करते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय प्रपोजल मैं कोई भी एक टर्म आप ले लें, लेट्स से कि इफेक्टिव कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या व्हाटएवर, उसको मैं इस तरह डिफाइन करती हूँ। ठीक है, और वो मैं उसको अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट जो भी मैं काम करना चाह रही हूँ उससे रेलिवेंट मैं उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी मैं दूंगी। यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस। इसको नोट कर लें, ये आप लोगों ने काम करना है। डिफरेंस आपने फाइंड करना है बिटवीन ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड प्रोसीजरल डेफिनेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तीसरा पॉइंट, डू नॉट डिफाइन टर्म्स यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज, बी गाइडेड बाय द लिटरेचर। जब भी आप कुछ भी आप लिखते हैं, सिर्फ डिफाइन की बात नहीं है, तो आपने अपने लिटरेचर की बेस पे जो टर्म्स हैं उसी को ही यूज़ करना है, अपनी एवरीडे लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। ठीक है, डिफाइन टर्म्स सो दैट दे अकम्प्लिश डिफरेंट गोल्स। एक अलग से आप सेक्शंस भी बना सकते हैं टू डिफाइन डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। राइट, चलें ठीक है, आज के लिए हम इसको इतना ही काफ़ी है, टाइम भी हो गया है, प्लस मेरी एक और मीटिंग भी है। ये जो हम स्लाइड्स मैंने आपको दी हैं दोनों, इसको आप अपने तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और मज़ीद जो भी आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू करना है उसको इन सारी बातों को ध्यान में रख के और फिर आपने अपने उसके नोट्स साथ साथ बनाने। और मेरे सुपरविजन में जो भी बच्चे हैं उनको मैंने 6 आर्टिकल्स पढ़ने को दिए हैं, तो जो वो आर्टिकल जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसके भी जो सेकेंडरी रिसर्च के नाम से एक डॉक्यूमेंट में आपने सारे नोट्स बनाते रहना 6 आर्टिकल्स के, और उसमें वो आपने मुझे नेक्स्ट मीटिंग में दिखाने। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप लोग को मैसेजेस एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक दफ़ा अगेन रिपीट कर दें कि मैम जो 6 आर्टिकल्स क्या मैम पूरे समरी बनानी है, मैम किस तरह बनानी है? जो भी अभी हमने इस स्लाइड्स में हमने पढ़े हैं ना, कि मैंने आपको बताया कि जो आप नोट्स बनाने हैं उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। देयर इज़ वन स्लाइड जहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्टिंग की जहाँ पे बात हुई है, उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा उस वाली स्लाइड को, और वहाँ पे सब चीज़ें डिफाइन हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, नोट करनी है। तो आपने जो 6 आर्टिकल्स हैं उन सब के अलग-अलग वो 6-7 पॉइंट्स हैं वो नोट करने हैं। ठीक है, जहाँ पे डाटा सेट की भी बात हुई थी, सैम्पलिंग और पॉपुलेशन वाली बात हुई थी। ओके मैम। ओके, चलें, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।